आवाज आ रही है तो सबको? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है आवाज बेटा? पिछली क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था? हाँ, मेरू रज्जु ने छोड़ा था शायद। मेरू रज्जु ने छोड़ा था यानी स्पाइनल कॉर्ड में। फिर हम बात कर रहे थे अपने तंत्रिका तंत्र के बारे में, ठीक है? हमने जो पढ़ लिया है एक बार उसको देखते हैं क्या क्या पढ़ लिया। हमने बेसिक जानकारी तंत्रिका तंत्र होता क्या है, इसके बाद कौन से ऑर्गन मिल के तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसमें ब्रेन आएगा यानी मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरू रज्जु और संबंधित जो है तंत्रिका है, ठीक है? हमने ब्रेन की बात किया था, आज बात करेंगे मेरू रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारा आइडिया था मेरू रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड, इसके बारे में पता लगा। मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा ब्रेन पढ़ लिया। आज हमें पढ़ना है स्पाइनल कॉर्ड के बारे में यानी कि मेरू रज्जु के बारे में, ठीक है? तो हम पढ़ रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, जिसका मतलब मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा मेडुला ऑब्लोंगाटा का पिछला भाग ही मेडुला ऑब्लोंगाटा का पिछला भाग ही मेरू रज्जु का निर्माण करता है। मेरू रज्जु का निर्माण करता है। मेरू रज्जु का निर्माण करता है। फुल स्टॉप। मेरू रज्जु एक बेलनाकार छड़ी के समान, मेरू रज्जु एक बेलनाकार छड़ी के समान संरचना होती है, जिसमें एक सेंट्रल कैनाल, जिसमें एक सेंट्रल कैनाल होती है, जो कि कैनाल सेंट्रल कैनाल जिसमें एक सेंट्रल कैनाल होती है, जो कि ग्रे मैटर तथा व्हाइट मैटर, जो कि ग्रे मैटर तथा व्हाइट मैटर से घिरी हुई होती है, जो कि ग्रे मैटर तथा व्हाइट मैटर से घिरी हुई होती है। ग्रे मैटर व्हाइट मैटर
मैटर के अंदर की तरफ स्थित होता है, ग्रे मैटर व्हाइट मैटर के अंदर की तरफ स्थित होता है। व्हाइट मैटर में ऐसे व्हाइट मैटर में व्हाइट मैटर तंत्रिका तंतुओं का बना होता है, व्हाइट मैटर तंत्रिका तंतुओं का बना होता है, जबकि ग्रे मैटर तंत्रिका कोशिका का बना होता है, जबकि ग्रे मैटर तंत्रिका कोशिका का बना होता है, जबकि ग्रे मैटर तंत्रिका कोशिका का बना होता है। पैराग्राफ बदल दीजिए। मेरुरज्जु संवेदी आवेगों को यानी सेंसरी इंपल्स, मेरुरज्जु संवेदी आवेग यानी आवेगों को, मेरुरज्जु संवेदी आवेगों को मस्तिष्क में ले जाता है तथा वापस लाने का कार्य भी करता है, मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र होता है, मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र होता है, मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र होता है। बेटा ये मेरुरज्जु के कार्य भी होगा, ठीक है, मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र भी होता है, ठीक है। कुछ चीजें आप लोगों ने देखा मेरुरज्जु के बारे में। बेटा यहाँ पे हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो खत्म होता है। हमने दो तंत्रिका तंत्र की बात की, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो ये हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में था। हम हेडिंग आपको परिधीय तंत्रिका, ठीक है, परिधीय तंत्रिका। परिधीय तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते थे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, शॉर्ट में पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या पीएनएस। परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र उन सभी तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र उन सभी तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है जो मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से होकर निकलती है, जो मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से होकर निकलती है। मस्तिष्क से होकर निकलने वाली तंत्रिकाओं को, मस्तिष्क से होकर निकलने वाली तंत्रिकाओं को, मस्तिष्क से होकर निकलने वाली तंत्रिकाओं को कपाल तंत्रिकाएं, कपाल तंत्रिकाएं ब्रैकेट में क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। जिनकी संख्या 12
संख्या 12 जोड़ी होती है। मेरुरज्जु से होकर निकलने वाली तंत्रिकाओं को मेरुरज्जु से होकर निकलने वाली तंत्रिकाओं को मेरु तंत्रिकाएं, ब्रैकेट में स्पाइनल नर्व्स, मेरुरज्जु से होकर निकलने वाली तंत्रिकाओं को मेरु तंत्रिकाएं, ब्रैकेट में स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। जिनकी संख्या 31 जोड़ी होती है, जिनकी संख्या 31 जोड़ी होती है। तो बेटा ये कितनी है हमारी? ये तो है 12, यानी कि 12, और ये कितनी है? 31 जोड़ी। ठीक है, तो कपाल तंत्रिका बेटा कितनी है? 12 जोड़ी, और स्पाइनल नर्व्स यानी मेरु तंत्रिका कितनी है? 31 जोड़ी। ठीक, तो ये हमने मानव की बात की। मानव में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं और मानव में 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं पैदा होती हैं। ठीक है, अगला है इनको में डिटेल में पढ़ा कि इनके नाम क्या है, इतना बस संख्या याद रखना। चाहो तो पहली कौन सी होती है? ऑल्फैक्टरी पहली होती है, इसके एक नाम लिखना है। ऑल्फैक्टरी नर्व पहली होती है, ऑल्फैक्टरी नर्व ये पहली जोड़ी होती है। ऑप्टिक नर्व ये दूसरी जोड़ी होती है। ये पहली जोड़ी है, ये वाली जो है ये पहली जोड़ी है, कपाल तंत्रिकाओं की पहली जोड़ी, और ये दूसरी जोड़ी। इसके अलावा भी बहुत सारी इसी करके इतना याद है ना 12। जैसे इसमें पहला हो गया ऑल्फैक्टरी नर्व, दूसरा एक तो ऑप्टिक नर्व। ठीक है, बाकी कुल मिला के तो 10 पास से मतलब नहीं पूछता नहीं कोई, बस पहली ऑल्फैक्टरी यानी सूंघने की शक्ति से संबंधित। ऑल्फैक्टरी मतलब घ्राण तंत्रिका मतलब सूंघने की शक्ति से, सूंघेगा कौन? नाक, तो नाक से संबंधित ऑल्फैक्टरी। ऑप्टिक मतलब आँख से संबंधित, देखने वाले, देखने से संबंधित होगी, विजन को कंट्रोल करेंगे वाले, तो ऑप्टिक नर्व। बाकी मेरु तंत्रिका 31 जोड़ी होती है, इतना इसमें काफी है। इसके बाद काइंड ऑफ स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसमें स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। हाँ, स्वायत्त इसे बोलते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इसमें डैश सेकंड। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अतिरिक्त हमारे शरीर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अतिरिक्त हमारे शरीर में एक अतिरिक्त तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। एक अतिरिक्त तंत्रिका तंत्र पाया जाता है जिसे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं, जिसे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से
यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से घनिष्ठता से संबंधित होता है, मतलब घनिष्ठ संबंध होता है इसका। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से घनिष्ठता से संबंधित होता है। यह शरीर में होने वाली अनैच्छिक क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। यह शरीर में होने वाली अनैच्छिक क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। यह दो प्रकार का होता है। गैस का नंबर ही करके लो बेटा। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी कि इसको लिखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। नंबर 2 करके लिखो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। इसमें लिखो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। नंबर 2 करके लिखो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। नंबर 1 करके लिखो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। नंबर 1 करके अनुकंपी तंत्रिका ये इसमें डाल सकते हो ये हमारी शारीरिक गतिविधियों को यह हमारी शारीरिक गतिविधियों को की गति को बढ़ाने का कार्य करता है। केवल जैसे केवल आहार नाल व मूत्र जनन तंत्र को छोड़ केवल आहार नाल व मूत्र जनन तंत्र को छोड़कर देखो बेटा होता क्या है इसको समझो। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने लिखा है यहाँ पे कि हमारी शारीरिक गतिविधि को बढ़ाता है केवल आहार और मूत्र जनन तंत्र को छोड़। मतलब क्या हुआ ये शोषण की दर को बढ़ाता है। तो इसके कार्य क्या बताएंगे तो विभिन्न जो हमारे अंग है विभिन्न जो सिस्टम है तो उनकी गति को बढ़ाता है। ठीक है शारीरिक क्रिया की गति को बढ़ाना मतलब जो विभिन्न हमारे सिस्टम है बॉडी सिस्टम उनकी गति को बढ़ाता है। क्या करता है ये श्वसन की दर को बढ़ा देता है। तो ये श्वसन दर बढ़ाता है।
हृदय स्पंदन की दर को बढ़ाता है, ठीक है, तो यही काम करेगा हृदय स्पंदन दर को बढ़ाने का, यानी हार्ट बीट को बढ़ाता है। हृदय स्पंदन दर को बढ़ाना, रक्तदाब को बढ़ाता है, यानी ब्लड प्रेशर, और क्या करेगा ये? आंख की पुतली को फैलाता है, आंख की पुतली को फैलाता है, आंख की पुतली को फैलाता है। तो ये सारे काम कौन करेगा? कंपनी तंत्रिका करेगा। ये काम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद अगली एडिंग आते हैं पराकंपी तंत्रिका का। पराकंपी तंत्रिका ठीक है, ये इसका उल्टा हो जाएगा। जो बातें हमने यहाँ पे लिखी है इसका उल्टा किसमें होगा? पराकंपी तंत्रिका। अनुकंपी में हमने क्या लिखा था कि ये विभिन्न शारीरिक क्रियाओं की गतिविधि को बढ़ाता है, केवल आहार और मूत्रजनन तंत्र को छोड़कर। यहाँ क्या हो जाएगा? ये विभिन्न शारीरिक क्रियाओं की गति को बढ़ाता है, सॉरी घटाता है, विभिन्न शारीरिक क्रियाओं की गति को घटाता है, ठीक है फिर, और लेकिन बढ़ाएगा किसी गति को? आहार नाल और मूत्रजनन तंत्र की गति को बढ़ाएगा। इससे इसका उल्टा हो जाएगा। तो यही लिखो यहाँ पर परानुकंपी वाले में लिखो, ये विभिन्न शारीरिक गतिविधियों को, ये विभिन्न शारीरिक गतिविधियों की दर को, ये विभिन्न शारीरिक गतिविधियों की दर को घटाता है, गतिविधियों की दर को घटाता है केवल आहार नाल, केवल आहार नाल व मूत्रजनन तंत्र को छोड़कर, केवल आहार नाल व मूत्रजनन तंत्र को छोड़कर, ठीक है बेटा। तो जिस चीज को यहाँ पे बढ़ाना था वहीं पे यहाँ पे क्या करेगा? घटा देगा। श्वसन की दर को घटाएगा, तो यहाँ घटाना लिख दोगे। हृदय स्पंदन की दर को घटाएगा, ठीक है। रक्तदाब को घटाता है, आंख की पुतली को सिकोड़ता है, रक्त वाहिकाओं को फैलाता है। ये क्या करेगा? रक्त वाहिकाओं को फैलाएगा तभी तो जाके ब्लड प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो जो हमने यहाँ लिखा है बढ़ाना, वहाँ पे यहाँ लिखो घटाना, ठीक है। बस बढ़ाने की जगह घटाना करना है। इस वाले में जब लिखोगे ना तो घटाना करना है, जहाँ जहाँ पे बढ़ाना लिखा है वहाँ पे यहाँ पे घटाना करना है। तंत्र का हमारा लास्ट टॉपिक है आज का तंत्रिवर्ती क्रिया। सर यहाँ नासवाली हाथ की पुतली को सिकोड़ तंत्रिवर्ती क्रिया, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस, रिफ्लेक्स एक्शंस। ये हमारा अंतिम टॉपिक है इस चैप्टर का, रिफ्लेक्स एक्शंस, प्रतिवर्ती क्रिया। शरीर में होने वाली प्रतिवर्ती टॉपिक बनाते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया नहीं, रिफ्लेक्स एक्शंस। इसमें क्या
अत्यंत तीव्र गति से होती हैं, जो कि अनैच्छिक प्रकार की होती है, प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं, जैसे पलकों का झपकना, छींक आना, पलकों का झपकना, छींक आना इत्यादि। पलकों का झपकना, छींक आना इत्यादि। ठीक है, ये क्या सकते हो, ये एक्चुअली में एक मस्कुलर मसल होती है बॉडी। ठीक है, आपने जो भी किया, जैसे शरीर में अगर कोई पिन चुप जाए अचानक से, तो क्या हम सोचते हैं वहाँ पे कि हमें पैर हटाना चाहिए? नहीं ना, तुरंत पैर अपने आप खिसकता है, तो ये रिफ्लेक्स है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्स है, पैर का बदल होता है। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र होता है। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र होता है। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र होता है। छोटा सा पॉइंट बताओ, प्रतिवर्ती क्रियाओं के लाभ। प्रतिवर्ती क्रियाओं के लाभ, शरीर अपनी रक्षा बिना सोचे समझे तेजी से कर सकता है। शरीर अपनी रक्षा बिना सोचे समझे तेजी से कर सकता है। जरा इसको समझो, जैसे मैंने भी बात बोली थी ना, अगर हाथ में कोई पिन चुभा ले तो क्या हम सोचेंगे कि हमें हाथ हटाना चाहिए? है ना, सोचेंगे तो नहीं, तुरंत अपना हाथ पीछे खींचेंगे। पैर में अगर चलते समय कोई कांटा लगता है, तुरंत अपना पैर पीछे आता है। ये क्या रिफ्लेक्स है? शरीर अपनी सुरक्षा बिना सोचे समझे तेजी से कर सकता है। नंबर 2, इन क्रियाओं का मस्तिष्क पर कोई भार नहीं पड़ता। इन क्रियाओं का मस्तिष्क पर कोई भार नहीं पड़ता। इन क्रियाओं का मस्तिष्क पर कोई भार नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये इसके लाभ एक नोट करके मस्तिष्क में उद्दीपन की क्रिया सोडियम पंप द्वारा होती है। मस्तिष्क में उद्दीपन की क्रिया सोडियम पंप। सोडियम पंप, कोई अगर नया शब्द आ जाए तो ऐसा देखते हो कि मतलब लिख ही नहीं पाओगे उसको, सोडियम पंप द्वारा। ठीक है, तो ये चैप्टर ही खत्म हो रहा है। और जो हमारा अगला टॉपिक है वो है जनन। अगला टॉपिक है जनन, हमारा चैप्टर अगला है, उसका नाम है जनन।
चैप्टर का नाम लिखो जनन तंत्र। जनन तंत्र और यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक है। तो पहले हम जनन को डिफाइन करते हैं, जनन क्या होता है ठीक है। इसके बाद जनन मतलब क्या होता है, इसके जनन क्या होता है। जब कोई प्रजाति अपने जैसी ही संतानें उत्पन्न करती है, जब कोई प्रजाति अपने जैसे ही संतानें उत्पन्न करती है तो इस क्रिया को जनन कहा जाता है। तो इस क्रिया को जनन कहा जाता है। समझो जरा क्या होता है। अगर मानव है तो मानव को ही तो जन्म देगा ना, ये मतलब गधा या घोड़े को नहीं जन्म, हाथी का बच्चा हाथी। इसका मतलब ये है कि कोई प्रजाति है तो वो अपनी ही प्रजाति को जन्म देगा ठीक है। तो जनन का मतलब क्या हो गया कि कोई भी प्रजाति अपने जैसी ही संतानें उत्पन्न करती है तो इसको क्या बोलेंगे, जन्म मिलेगा ठीक है। इसके आगे करते हैं एक ही बात जनन प्रसंग। अंगों का वैसा समूह जो जनन में भाग लेता है, अंगों का वैसा समूह जो जनन में भाग लेता है जनन तंत्र कहलाता है। अंगों का वैसा समूह जो जनन में भाग लेता है जनन तंत्र कहलाता है। ठीक है। अब जरा यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट बना है। जनन ये इसको प्रजनन को या इंग्लिश में रिप्रोडक्शन होगी। ये कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का ठीक है। तो ये बेटा होगा 2 प्रकार का। पहला टाइप होगा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन इसको लिखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा टाइप होता है लैंगिक जनन। दूसरा टाइप क्या होगा बेटा, लैंगिक जनन। इसको लिखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। अलैंगिक जनन के दोबारा कुछ भाग हो जाते हैं जिनको इसको दोबारा कुछ भागों में हटा देता है। इसके उदाहरण कह सकते हो या इसके प्रकार, इसके दोबारा कुछ प्रकार हो जाएंगे। जैसे लिख देंगे यहाँ पे द्विविखंडन। द्विविखंडन इसको बोलते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन। अगला है बहुविखंडन। बहुविखंडन इसको लिखते हैं मल्टीपल फिशन। अगला है मुकुलन यानी बडिंग।
खंडन, यानी फ्रेगमेंटेशन, पुनरुद्भवन, रीजनरेशन, इंग्लिश में लिखते हैं इसको लिखते हैं रीजनरेशन। और एक और लिख लो कायिक प्रवर्धन, ये कायिक जनन, एक लास्ट में कायिक जनन। इसको लिखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसको लिखेंगे बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव आगे रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन, यहाँ पे रिप्रोडक्शन REPD एंड रिप्रोडक्शन पूरा लिख लेना रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन के हमने कुछ इसको कुछ भागों में बांट दिया या प्रकार में बांट दिया। द्विविखंडन यानी बाइनरी फिशन, बहुविखंडन यानी मल्टीपल फिशन, मुकुलन यानी बडिंग, खंडन यानी फ्रेगमेंटेशन, पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन, कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन से पूरा ठीक। लैंगिक जनन को देखो, इसको भी कह सकते हो कि इसमें इसको बांट सकते हो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इसमें जो प्रक्रियाएं होती हैं उसको कहते हैं एक्सटर्नल या बाह्य सेचन। बाह्य सेचन और अंतःसेचन। इतने भागों में से पढ़ना है। इसमें बस दो इसमें सारी डिटेल है, ये तो कुछ नहीं है। तो शुरुआत करते हैं अलैंगिक जनन से। पहले एक बार समझ लेते सारे क्या है, तो कई अंदर मतलब अलैंगिक जनन का मतलब है कि यहाँ पे नर और मादा युग्मक के द्वारा जनन नहीं होगा, नर और मादा युग्मक के द्वारा जनन नहीं होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया भी नहीं होगी, साथ ही साथ यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया भी नहीं होगी। यहाँ क्या होगा लैंगिक जनन में, यहाँ नर और मादा युग्मक जनन में भाग लेंगे और यहाँ पे क्या होगा अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होगी। ठीक है। द्विविखंडन में क्या होता है, अगर कोई कोशिका है, ठीक, अगर कोई कोशिका है तो उसमें संकुचन के द्वारा उसका केंद्र और जीव द्रव्य दो भागों में पड़ जाता है, और दोनों ही भाग मिलकर क्या करते हैं एक नया जीव बनाते हैं। तो ये होता है द्विविखंडन, दो भागों में टूटना मतलब द्विविखंडन। ठीक है, ये किसमें हो रहा है अमीबा। ठीक, बहुविखंडन मतलब बहुत सारे भागों में टूटना। ठीक है, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस का कई सारे भागों में टूट जाना, और जितने न्यूक्लियस टूटते हैं उसके प्रत्येक भाग से नए जीव का बर्थ हो जाएगा, वो भी विखंडन। ये किसका होगा अमीबा और प्लाज्मोडियम। ठीक है, मुकुलन शरीर से कोई एक कली जैसी निकलना बनना, जैसे अमीबा का पेड़ देखा होगा। ठीक है, अमीबा के एक जानवर की बात है, तो उसमें उसकी पत्ती से देखो छोटी छोटी कली बन जाती है, और उस कली को अलग कर दो और उससे नया अमीबा का पौधा बन जाता है। ठीक, तो यानी कि कोई भी एक भाग बनना और वही भाग आगे चलकर उससे जब वृद्धि हो जाती है तो उसको वहाँ से अलग हो जाता है, और अलग होने
खंडन क्या होता है? खंडन अगर कोई भी एक जीव है तो उसके कई सारे टुकड़े होते हैं और प्रत्येक टुकड़ा जो है नया जीव बना देते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? खंडन। पुनरुत्थ होगा, अमीनो को बीच से काट दो, नया अमीनो बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही तारा मछली की अगर कोई एक भुजा काट दो तो क्या हो जाएगा? उसकी दूसरी भुजा हो जाएगा। तो ये पुनरुत्थ होने से पहले अमीनो में हाइड्रोजन कायिक जनन मुख्यतः जो है ये पौधों से संबंधित होता है। वेजिटेटिव प्रोडक्शन मेनली पौधों से संबंधित होता है। इसमें क्या होता है? जैसे आलू जो होता है, आलू को आँख वाले हिस्से से उसको काटते हैं और फिर उसको बो देते हैं तो नया पौधा बनता है। गन्ना, तो गन्ने की जो कली होती है ना, आँख वाला उसका वेस्ट होता है। ठीक है, तो गन्ने को काटते हैं, उसको बो देते हैं तो नया गन्ना बनता है। तो ये क्या होता है? कायिक जनन। ठीक है, तो इसमें शुरुआत करते हैं आगे सेकंड अलैंगिक जनन। इस प्रकार के जनन की प्रक्रिया में नर युग्मक तथा मादा युग्मक भाग नहीं लेते। इसी का अगला पॉइंट बता के लिखो। अगला पॉइंट लिखो इसमें अर्धसूत्री विभाजन का अभाव होता है। इसमें अर्धसूत्री यानी मियोसिस, इसमें अर्धसूत्री विभाजन का अभाव होता है। लेकिन समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन का अभाव होता है लेकिन समसूत्री विभाजन पाया जाता है। अलैंगिक जनन के निम्न प्रकार कोई भी खंडन या बाइनरी फिशन, कोई भी खंडन या बाइनरी फिशन, कोई भी खंडन या बाइनरी फिशन। इसमें डैश देना। जब किसी कोशिका में संकुचन की क्रिया के फलस्वरूप केंद्रक तथा जीव द्रव्य का विभाजन हो जाता है। संकुचन की क्रिया के फलस्वरूप केंद्रक तथा जीव द्रव्य का विभाजन हो जाता है और विभाजन के उपरांत दो नई कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। और विभाजन के उपरांत दो नई कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है और इससे द्विविखंडन कहा जाता है। उदाहरण अमीबा, इसमें उदाहरण के तौर पे अमीबा, उदाहरण अमीबा एक जीव है, ठीक है, जो कि प्रोटोजोआ संघ में पाया। अमीबा एक जीव है जो कि प्रोटोजोआ संघ में पाया। अगला हेड डालिए बहुविखंडन या मल्टीपल फिशन। नंबर 2 हेड बहुविखंडन या मल्टीपल फिशन।
ड्रास्टिकली। जब केंद्र का विभाजन कई हिस्सों में हो जाता है, जब केंद्र का विभाजन कई हिस्सों में हो जाता है और प्रत्येक हिस्सा जीव द्रव्य से घिरकर नई कोशिका या जीव का निर्माण कर लेता है, तो इसे बहुविखंडन कहा जाता है। उदाहरण अमीबा, प्लाज्मोडियम, अच्छा, प्लाज्मोडियम के द्वारा एक बीमारी भी होती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैलसिफेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, ये सारे क्या हैं? मलेरिया करने वाले मलेरिया को करने वाले रोगजनक कहलाते हैं। तो हमने उदाहरण यहाँ पे लिखा अमीबा और प्लाज्मोडियम। अगला लिखा था मुकुलन। जब शरीर से एक उपहार के द्वारा नए जीव का निर्माण हो जाता है, तो इसे मुकुलन कहा जाता है। एक छोटा सा डायग्राम बनाना है मुकुलन। ठीक है, उस उपहार को क्या बोल दोगे? बर्ड। जो नया उपहार बनना है ना, उसको लिख देंगे बर्ड। और यही अलग हो गए क्या बना लेंगे? ये अलग हो गए और इसने क्या करा? नया जीव बना लिया। तो यही कहलाता है प्रोसेस बडिंग का। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? बडिंग। ठीक, तो ये बडिंग कहलाता है। और ये किस में होती है? ये हो रहा है ईस्ट में, और किसमें हो रहा है? ये हाइड्रा। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल है किसका है? ईस्ट का। तो ये ईस्ट का, ईस्ट का है।
को खंडन या फ्रेगमेंटेशन। हाँ, इसके तो उदाहरण लिखिए ना, इसके गूगल में उदाहरण नहीं, यहाँ पे लिख दें ईस्ट तथा हाइड्रा, ठीक है ना, इसके उदाहरण लिख लेना यहीं पे ईस्ट तथा हाइड्रा, बटिंग किसमें होगा, ईस्ट में और हाइड्रा में। ठीक है, अगला टाइप लिखो खंडन यानी फ्रेगमेंटेशन, खंडन यानी फ्रेगमेंटेशन। शारीरिक विखंडन के फलस्वरूप, शारीरिक विखंडन के फलस्वरूप नई कोशिकाओं का निर्माण होना, शारीरिक विखंडन के फलस्वरूप नई कोशिकाओं का निर्माण होना खंडन कहलाता है। इसके उदाहरण में स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा क्या बेटे, एल्गा शैवाल, स्पाइरोगाइरा और जो हो गया स्पॉन्ज, उदाहरण ही दो स्पॉन्ज, ये उसके उदाहरण स्पाइरोगाइरा और स्पॉन्ज। इसके अलावा भी कई सारे एलिमेंट में आया जाता है। अगला जो टाइप है वो है पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन, पुनरुद्भवन या रीजनरेशन। जब शरीर के किसी भाग, जब शरीर के किसी भाग एक अलग होने से, जब शरीर के किसी भाग के अलग होने से, अलग हुए भाग से, अलग होने से, अलग हुए भाग से नई कोशिका या जीव का निर्माण हो जाए, नई कोशिका या जीव का निर्माण हो जाए तो इसे पुनरुद्भवन, तो इसे पुनरुद्भवन कहा, तो इसे पुनरुद्भवन कहा जाता है। उदाहरण अमीबा, हाइड्रा, अमीबा, हाइड्रा, उदाहरण अमीबा और हाइड्रा। अच्छा, एक चीज पे और याद रखनी कि जहां से जो अंग अलग हो रहा है दोबारा उसी जगह पर वही अंग नया नहीं बनाएगा। क्या कहता है, पुनरुद्भवन ये भी कहलाता है, जो अंग अलग हो रहा है उसी अंग के स्थान पर नया अंग बन जाता है, तो ये भी क्या कहलाता है, रीजनरेशन ही कहलाता है। ठीक, अगला है कायिक जनन, कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यह प्रायः पौधों में पाया जाता है, यह प्रायः पौधों में पाया जाता है, यह प्रायः पौधों में पाया जाता है। यह प्रायः
जब पौधे के किसी भाग जैसे जब तना, पत्ती, जैसे जड़, तना, पत्ती तथा कलिका से नए पौधे का विकास हो, से नए पौधे का विकास हो, से नए पौधे का विकास हो। उदाहरण शकरकंद, आलू, गन्ना, शकरकंद, आलू, गन्ना, अदरक, हल्दी, केला इत्यादि। अदरक, हल्दी, केला इत्यादि। ठीक है, तो ये हमारा अलैंगिक जनन विभाग है। अब लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन इसमें डैश लैंगिक जनन नर तथा मादा युग्मक, लैंगिक जनन नर तथा मादा युग्मक के मिलने से होता है। लैंगिक जनन नर तथा मादा युग्मक के मिलने से होता है। अगला इसमें अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। एक छोटा सा डायग्राम बेटा हमारा नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है, यानी कि ये नर युग्मक। तो इसको लिख देंगे, यानी कि शुक्राणु। ये हमारा मादा युग्मक है, यानी इसको लिखेंगे अंडाणु। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? युग्मनस, यानी जायगोट। ये क्या होगा? हैप्लॉइड। ये क्या होगा? हैप्लॉइड। और ये क्या होगा? डिप्लॉइड। इतनी चीजें। इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। ठीक है, शुक्राणु को स्पर्म बोलते हैं और अंडाणु को क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं। तो ये जायगोट हो गया। जायगोट से आगे चल के क्या बनेगा? भ्रूण यानी एम्ब्रियो। पैराग्राफ बदल लियो।
पैराग्राफ में नहीं नहीं साइंस वाले कितने बताओ जरा हमारे पास हैप्लॉइड डिप्लॉइड नाम पढ़ा है सुना है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सुनो जरा ये क्या है हमारे शरीर की कोशिका इसको बोलते हैं सोमैटिक सेल हमारे शरीर में दो प्रकार के सेल्स हैं सोमैटिक सेल और जर्मिनल सेल सोमैटिक सेल यानी कि हमारी बॉडी सेल्स यानी कि हमारी शारीरिक सेल या बॉडी सेल्स हम यहाँ से कोई भी एक सेल लेंगे ठीक है और उसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखेंगे कितना मिलेगा 2n यानी कि कितना मिलेगा 46 मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितना है 46 एक है 2n और एक है n 2n किसमें पाया जाएगा जर्म सेल सॉरी सोमैटिक सेल ये सोमैटिक सेल में पाया जाएगा सोमैटिक सेल और जर्म सेल n तो n अगर हम बात करें मानव के गुणसूत्रों की कितनी संख्या होगी 46 या 23 जोड़ी तो यहाँ पे कितना होगा 2n बराबर कितना होगा 46 तो n बराबर कितना होगा 23 बात समझ आ गई तो जर्म सेल में गुणसूत्र कितने होंगे 23 सोमैटिक सेल में गुणसूत्र कितने होंगे 46 ठीक है ना जर्म सेल में गुणसूत्र कितने हैं 23 सोमैटिक सेल में कितने हैं 46 और इसी को लिख देते हैं n बराबर यहाँ पे 23 हो जाएगा और 2n बराबर 40 तो n एक तरीके से टॉयडी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम n क्या होता है बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है ठीक है आगे उसी के थोड़ा सा भी बढ़ते जाते हैं 2n 3n 4n 6n तो n का नंबर बढ़ता जाएगा 2n हो गया 3n 4n 6n ठीक है तो इस तरह से तो n क्या है बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऐसे आता है n क्या है बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो ये n क्या है बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम n क्या है यहाँ पे बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो कि मानव की रेफरेंस में कितना होगा मानव के संदर्भ में कितना होगा 23 ठीक है और अगर हम उसकी जर्म सेल सोमैटिक सेल की बात करें तो कितना होगा 46 क्योंकि मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए 23 जोड़ी होगा और गुणसूत्र बोल को कितने पाएंगे 46 पाएंगे और अगर हम यहाँ से कोई भी एक सेल निकालें तो हमारी इस सेल में कितने गुणसूत्र मिलेंगे 46 ये यू को भी 2n 46 ये यू को होगी 2n गुणसूत्र मिलेगा और वहीं अगर हम अपनी जर्म सेल की बात करें जर्म सेल मतलब शुक्राणु या अंडाणु तो ये हमारी जर्म सेल शुक्राणु या अंडाणु की हमारी जर्म सेल तो हमारी जर्म सेल में कितना गुणसूत्र मिलेगा n को या उसको 23 ठीक है ठीक तो यही है चलो आगे हम पैराग्राफ कुछ जीव उभयलिंगी होते हैं कुछ जीव उभयलिंगी होते हैं जिनमें नर तथा मादा जनन अंग जिनमें नर तथा मादा जनन अंग एक ही जीव में पाया जाता है जिनमें नर तथा मादा जनन अंग एक ही जीव में पाया जाता है जैसे केंचुआ अधिकांश जीव असल में एक चीज हो गया जो भी उभयलिंगी वाला कॉन्सेप्ट है ना उभयलिंगी जीव क्या बोलेंगे इसके लिए दो टर्म इस्तेमाल होते हैं याद रखना बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट जहाँ पे लिखा है ना उभयलिंगी वाला तो ब्रेक पर वही लिखते हैं ना ऐसे जीव को बाइसेक्सुअल बोलते हैं बाइसेक्सुअल या किसी को बोलेंगे हर्माफ्रोडाइट हर्माफ्रोडाइट
फ्लोराइड। इसका मतलब क्या हो गया कि एक ही जीव में नर और मादा जनन का पाया जाता। इन दोनों शब्दों का मतलब क्या हो गया कि एक ही जीव में नर तथा मादा जनन का पाया जाता। ठीक है, तो ब्रैकेट में वही लो, बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट। तो हर्माफ्रोडाइट अधिकांश जीव एक लिंगी होते हैं। अधिकांश जीव एक लिंगी होते हैं, अर्थात नर तथा मादा जनन, अर्थात नर तथा मादा जनन अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। नर तथा मादा जनन अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। ब्रैकेट को यूनिसेक्सुअल, बाई तरह यूनिक होता है, बाई तरह यूनिसेक्सुअल। ऐसे क्या कहलाएंगे? यूनिसेक्सुअल। कुछ जीवों जैसे मेढक, कुछ जीवों जैसे मेढक में बाह्य निषेचन पाया जाता है, पाया जाता है। कुछ जीवों जैसे मेढक में बाह्य निषेचन पाया जाता है, अर्थात नर मेढक अपने शुक्राणु तथा मादा मेढक, अर्थात नर मेढक अपने शुक्राणु तथा मादा मेढक अपने अंडाणु जल में छोड़ते हैं, जल में छोड़ते हैं, जल में छोड़ते हैं और जल में ही विसर्जन की क्रिया संपन्न होती है, और जल में ही विसर्जन की क्रिया संपन्न होती है, और जल में ही विसर्जन की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है बेटा, तो बाह्य निषेचन क्या हो गया कि निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर ना होकर बाहर हो रही है शरीर से। ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या हो गया? मेढक। तो मेढक के केस में क्या हो रहा है कि निषेचन हो रहा है जल में हो रहा है, शरीर के अंदर नहीं हो रहा। ठीक, पैराग्राफ बदल करिए। अधिकांश जीवों में निषेचन की क्रिया शरीर के भीतर होती है। अधिकांश जीवों में निषेचन की क्रिया शरीर के भीतर होती है, जिसे अंतः निषेचन कहा जाता है, जिसे अंतः निषेचन कहा जाता है।
या अंडे यूज। ओविपेरस या अंडे यूज, इसमें लिखो कैसे अंडे देने वाले जीवों को अंडे देने वाले जीवों को ओविपेरस कहा जाता है। अंडे देने वाले जीवों को ओविपेरस कहा जाता है। जैसे मछलियां उभयचर में कौन आएगा? मेढक, स्टेनोडॉन, जाओ उभयचर सरीसृप में कौन? रेंगने वाले सरीसृप पक्षी। अब ये वक्त हाथ मुर्गी के लिए पड़ा है, मुर्गी क्या है? पक्षी, लेकिन कैसी फ्लाइटलेस बर्ड। तो ये दो तरह के पक्षी होते हैं, उड़ने वाले और बिना उड़ने वाले, फ्लाइटलेस और फ्लाइटिंग बर्ड। ठीक है, तो ये सारी अंडे देने वाले। अगला पॉइंट ओविपेरस। जरा यूज ओविपेरस या जरा यूज। इसके कुछ खास लक्षण होते हैं, क्योंकि नंबर 1 करके लिखा है, सीधे सीधे लिखो पैराग्राफ। ऐसे जीव जिनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, ऐसे जीव जिनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं और अपरा प्लेसेंटा यानी प्लेसेंटा पाया जाता है। ओविपेरस जीव, उन्हें ओविपेरस जीव कहते हैं। ये उन्हें ओविपेरस जीव कहते हैं। ये बच्चों को जन्म देते हैं। ये बच्चों को जन्म देते हैं। मतलब ये अंडे देते हैं, ऐसा समझो। जैसे 12 अंडे के रहता है, सीधे क्या कहता है? बेबी गॉड को डायरेक्ट, ठीक है ना? तो इस तरीके से, तो उसमें उदाहरण के तौर पर लिखो स्तनधारी। तो ये जन्म की बेसिक बातें थी, ये पता होना चाहिए। अब हेडिंग मानव जन्म मानव जन्म इसमें डैश नहीं है। मानव जन्म को दो भागों में बांटा जाता है। मानव जन्म तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है। डैश नंबर 1 नर जन्म तंत्र और नंबर 2 मादा जन्म तंत्र। नर जन्म तंत्र बेटा, और दूसरा है मादा जन्म तंत्र, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
इधर क्या है, नर जनन तंत्र, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इधर क्या लिख दिया, मादा जनन तंत्र, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इसमें हम लोग सीधे सीधे जो फीमेल ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सीधे सीधे उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो नर जनन तंत्र है, तो नर जनन अंग है, उनकी बात करेंगे। ये भी दो प्रकार रखेंगे, बाह्य जनन अंग और अंतः जनन अंग। ठीक है, बाह्य जनन अंग और ये क्या है, अंतः जनन अंग। बाह्य में क्या क्या आता है, यहाँ पे लंबाई कर गई स्क्रोटम, स्क्रोटम, और दूसरे तरीके पेनिस। ठीक है, थोड़ा सा गैप देके लिखना, मैं कि उसको डिटेल में नहीं पढ़ा, बस जो भी इंफॉर्मेशन है यही लिखनी है। इसलिए थोड़ा सा उसको चाहे भले ही जो दोनों तरफ के मिल जाए, उन दोनों के इसमें एक साथ इस्तेमाल करके बना, एक साथ यही पे लिखो जो भी इंफॉर्मेशन। पहले हम स्क्रोटम के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक, ठीक है, स्क्रोटम हो गया, इससे स्क्रोटल सैक, ठीक है, तो हमने स्क्रोटम नाम लिखा। तो स्क्रोटम के बारे में बस एक दो बातें यही में लिख देना। स्क्रोटम के बारे में ये एक थैली जैसी संरचना है, ये एक थैली जैसी संरचना है जो कि वृषण को घेरे होती है, जो कि वृषण को घेरे होती है और उसे सुरक्षा प्रदान करती है, जो कि वृषण को घेरे होती है और उसे सुरक्षा प्रदान करती है। वृषण को घेरे रहती है और उसे सुरक्षा प्रदान करती है। पेनिसिलिन, ये एक कॉपुलेटरी अंग, कॉपुलेटरी ऑर्गन है, यह एक कॉपुलेटरी ऑर्गन है जिसके द्वारा स्पर्म को, जिसके द्वारा स्पर्म को, जिसके द्वारा स्पर्म को वैजाइना में छोड़ा जाता है, जिसके द्वारा स्पर्म को वैजाइना में छोड़ा जाता है, जिसके द्वारा स्पर्म को वैजाइना, जिसके द्वारा स्पर्म को वैजाइना में छोड़ा जाता है। आप बिल्कुल देख रहे हैं, अंतः जनन अंग, इसमें लिखो टेस्टिस, यानी इसी फोर्थ जनरेशन, एपिडिडाइमिस, इसको बोलते हैं अधिकृषण, false difference,
एपिथेलिया या अंतःजनन में होते हैं। टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस और इजैक्यूलेटरी डक्ट। मानव में दो जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। मानव में दो जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। सॉरी, एक जोड़ी। मानव में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। मानव में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। विशेष प्रकार की नलिकाएं पाई जाती हैं। वृषण में कुछ विशेष प्रकार की नलिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें शुक्र जनन नलिका, सेमिनिफेरस ट्यूब, शुक्र जनन नलिका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इन नलिकाओं में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन नलिकाओं में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें जर्म सेल, जिन्हें जर्म सेल कहते हैं, जिनसे जर्म सेल कहते हैं, जिनसे शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जिनसे शुक्राणुओं का निर्माण होता है। जिनसे शुक्राणु का निर्माण होता है, कार्य करता है। शुक्र जनन नलिका कहते हैं। शुक्र जनन नलिका के अतिरिक्त वृषण में अंतराली कोशिकाएं, वृषण में अंतराली नलिका के अतिरिक्त वृषण में अंतराली कोशिकाएं ब्रैकेट में लिखो, अंतराली कोशिकाएं ब्रैकेट में इंटरस्टिशियल सेल्स, इसी को एक नाम और दिया जाता है लेडिक सेल्स। अंतराली कोशिकाएं ब्रैकेट में इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स कहते हैं। इनसे टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव होता है। टेस्टोस्टेरोन, इनसे टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव होता है, जो कि नर में
लैंगिक लक्षण, जो कि नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए जिम्मेदार होता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जैसे दाढ़ी मूछें आना, ठीक है, तो ये सारे क्या हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, आवाज भारी बनाना, ठीक है ना, तो ये क्या है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं, टेस्टोस्टेरोन के द्वारा। ठीक, बेटा आ जाता है, ठीक, कितना टाइम हो गया